हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑनलाइन लर्निंग में आपका चलिए ऑनलाइन लर्निंग कक्षा में आज हम विज्ञान का आपकी कक्षा का पाठ 16 शुरू करेंगे। प्रकाश यानी लाइट। आप बच्चे भली भांति जानते हैं लाइट का क्या कार्य होता है। लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते और हमें देखने के लिए हर चीज़ के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या आप अंधेरे में देख सकते हो? नहीं। अंधेरे में हम क्यों नहीं देख सकते, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लाइट जो है बहुत ही ज़रूरी है हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए। चलिए बच्चों, इसका पहला टॉपिक है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी वस्तु को देखने योग्य कौन बनाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है, हमारा प्रकाश। तो प्रकाश ही है जिसके कारण हमें वस्तुओं दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें बच्चों समझना पड़ेगा कि परावर्तन के नियम क्या है। देखिए परावर्तन क्या होता है। बेसिकली परावर्तन का मतलब है प्रकाश, ये मान लीजिए एक परत है, ये सूर्य है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और ये टकरा रही है इस जगह पर। फिर क्या हुआ, परावर्तन क्या हुआ, ये जो किरण आई यहाँ टकराने के बाद इस तरफ मुड़ जाती है, किसी भी तरफ मुड़ जाती है, मतलब अपन इस तरफ मुड़ जाए, इस तरफ किसी भी डायरेक्शन तरफ मुड़ जाती है। तो ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। तो इसका अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण जो स्रोत से जो आती है वह किसी वस्तु से टकराकर कहीं दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब दर्पण से कोई प्रकाश की किरण टकराती है, यहाँ देखिए ये दर्पण में ये प्रकाश का सोर्स है, तो यहाँ से आपने टॉर्च से लगाई, टॉर्च से यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ टकराई। ठीक है, अब इस परावर्तन ये आपका बिल्कुल समतल है। अगर यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरफ को, इसके लंबवत, ठीक है, तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और ये किरण है जो इधर से जा रही है इधर तक, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, अब जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से यह अपने डायरेक्शन बदल देगा, प्रकाश की किरण परावर्तित होकर इस तरफ आ रही है, तो इस किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण और इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आर से नोट लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ परावर्तन। तो क्या हुआ परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो वहाँ से मुड़कर दूसरी तरफ चली जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश की किरण जो आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो टकराने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाती है उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और अगर हम जहाँ जिस पॉइंट पे ये टकराते हैं उस पॉइंट से एक 90 अंश का कोण ऊपर को बनाए, लंब बनाए, तो आपतित किरण का जो लंब के साथ जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे आई से लिखा जाता है। और दूसरे को जो आपतित किरण जब टकराती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, तो लंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर। तो ये हुआ आपका परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं, अब वो भी समझ लेते हैं बच्चों। परावर्तन का नियम बोलता है जब कोई आपतित किरण, ठीक है, फिर परावर्तित किरण, उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण और जो लंब है, ये सभी जो हैं एक ही तल पर होते हैं, इस तल पे। ठीक है, ये है परावर्तन का दूसरा नियम। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये बोलता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। यह है परावर्तन का पहला नियम, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका लंब, साथ में आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। तो ये आपका परावर्तन का नियम होता है। तो बच्चों अब हम बोल रहे थे कि कैसे हमें वस्तु दिखाई देती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण जो मैंने अभी बताया आपको, ये आपकी आपतन किरण है और ये आपतन कोण बनता है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तन कोण बनाता है, ये आपका लंब है जो किसी सतह से टकराता है। तो ये बिंदु है, इसको बोलते हैं हम समतल। तो इस पॉइंट पे जो है ये सभी एक जगह मिलते हैं, ये परावर्तन नियम का दूसरा पॉइंट है।
अब हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है बच्चों, जब कोई वस्तु जो है, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए हम अपने सामने एक मेज रखा हुआ है, मेज को देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण मेज पे आ रही है, मेज से टकराकर हमारी आंखों में वापस आ रही है, तो इसकी इमेज हमारे आंखों में बन रही है, तभी हम उस मेज को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम दूसरी वस्तु को भी देखते हैं। मान लीजिए बाहर चल रहे कोई व्यक्ति देख रहा है, गाड़ी दिख रही है हमें, तो प्रकाश की किरण गाड़ी के ऊपर पड़ रही है, फिर वो गाड़ी से टकराकर हमारी आंखों में आ रही है, जिस कारण हमें वो दिख रही है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है। तो बच्चों, परावर्तन ना हो प्रकाश का तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अब आपको पता है जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहाँ परावर्तन भी नहीं होगा, यानी अंधेरा। तो क्या आप अंधेरे में कोई चीज़ देख सकते हो? नहीं। तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, और इसी के द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। तो जो परावर्तन का दूसरा नियम है जो मैंने ऊपर बताया, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल पे होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हाँ, दूसरा आता है बच्चों अनियमित सतह पर आपतित किरणों का परावर्तन और अनियमित पृष्ठ पे परावर्तित किरणों कैसे होती है वो हम देख रहे हैं। देखिए, अब एक अनियमित है सरफेस है जिसमें आपतित किरणें आ रही है ना, ये आपतित किरणें आ रही हैं, तो इस तरह से आ रही हैं ये सभी किरणें। यहाँ पे देखिए चित्र में दिख रहा है आपको, ये ऊपर से इधर को आ रही है, ये ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जब ये सरफेस जो है आपकी अनियमित है, कोई समतल नहीं है, तो जो यहाँ पे आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, और यहाँ से इधर को जाएगी, तो इधर को जाएगी, तो ये इधर को जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, आपतित किरणें तो किसी भी सतह पर आ सकती हैं और नियमित रहेंगी, लेकिन जब वो परावर्तित होके जाती हैं तो अनियमित सरफेस पे परावर्तन भी अनियमित होता है। जैसे ये किरण आ रही, इसका परावर्तन इस तरफ हो रहा है, ये आ रही तो इसका इस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग विभिन्न दिशाओं में हो सकता है, तो इसी को हम अनियमित और विशिष्ट परावर्तन कहते हैं। अब पार्श्व परिवर्तन किसे बोलते हैं? देखिए, पिछले जो पार्श्व परिवर्तन होता है वो क्या होता है, जब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे और दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे, इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब आप समतल दर्पण के सामने जब सुबह नहाते हो तो अपने बाल बनाते हो, अपना चेहरा देखते हो, तो आप वहाँ देखते हो, अपना दायां हाथ खड़ा करते हो तो आपको वो बाईं तरफ दिखता है, तो आपको शीशे में या समतल दर्पण पे वो आपका बायां भाग लगता है, यानी जो आपकी दाईं चीज़ है वो शीशे में या समतल दर्पण पे बाईं चीज़ लगेगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है हमारा नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या है। देखिए, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं रहती, मैंने जैसे आपको अभी बताया, जब समतल दर्पण पे ये तो था असमतल, तो लेकिन जब समतल दर्पण पे परावर्तित किरणें आपतित किरणें जो आती हैं वो समतल परावर्तित नहीं रहती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं वो विस्तृत परावर्तन। तो जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं रहती हैं, तो इसी को बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। परंतु इसके उल्टा, जब दर्पण जैसी चिकनी पृष्ठों पर जो परावर्तित किरणें निकलती हैं तो उसको बोलते हैं हम नियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपतित किरणें होती हैं वो हमेशा समांतर रहेंगी आपतित किरणों के, और साथ में जो परावर्तित किरणें हैं वो भी आपस में समांतर ही रहेंगी, तो इसी को बोलेंगे हम एक नियमित परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों भी आपको समझ आए होंगे। अब उसके बाद आता है आपका 16.4 टॉपिक, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। यानी मान लीजिए एक बार कोई चीज़ परावर्तित होगी प्रकाश, तो क्या उसको हम दोबारा परावर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप नाई की दुकान में बाल कटाने जाते होंगे, तो नाई की दुकान में आपने कभी नोट किया कि आपके पीछे कितने शीशे होते हैं? आपके पीछे जो उन्होंने 2 शीशे लगाए होते हैं, एक टेढ़ा जैसा पीछे, एक समतल। तो क्या करते हैं वो, आपके सामने वाले शीशे का जो प्रकाश होता है वो परावर्तित होता है बैक साइड वाले शीशे से, फिर बैक साइड वाले शीशे का प्रकाश फिर दोबारा आगे जाता है, जिसको आप फिर अपने सामने है अपने चेहरे को, अपने बैक को, यानी 2 आईनों में अलग अलग एंगल से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम परावर्तित प्रकाश को दोबारा परावर्तित करना। ठीक है, तो हम परावर्तित प्रकाश को दोबारा से परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है, अब इसको हम ना जो परावर्तित प्रकाश को दोबारा परावर्तित करते हैं इसको हम
परिदर्शियों का उपयोग हम पनडुब्बियों में, टैंकों में, बंकरों में छिपे सैनिकों को बाहर की वस्तुओं देखने में करते हैं। हम इसका उपयोग वहाँ करते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों 16.5 बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब देखिए, जब दो समतल दर्पणों को हम सीक्वेंस में जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। जैसे चित्र 16.10 में देखिए, समकोण पर रखे हुए समतल दर्पणों के प्रतिबिंब। अब हमने क्या किया, समांतर में रखे हुए यहाँ पे एक समतल दर्पण इधर को, एक इधर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे शीशा रखेंगे, एक सिक्का, उसका एक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, एक प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब फिर हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या हो रहा है, हमें अलग अलग एंगल पर जो है अलग अलग प्रतिबिंब उसके दिखाई दे पा रहे हैं। तो जब हमें किसी वस्तु के एक से अधिक प्रतिबिंब दिखें, वो कैसे दिखेंगे, जब हम दो समतल दर्पणों को संयोजन करेंगे, दो से अधिक समतल दर्पणों का इस प्रकार संयोजन करेंगे एक दूसरे के लंबवत, जिससे हमें अलग अलग एंगल में चीज़ों के प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बहुप्रतिबिंब। उसके बाद बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है। अब देखिए, बहुमूर्तिदर्शी या क्लाइडोस्कोप का बनाना, ये प्रश्न भी आता है कि साधारण क्लाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेंगे। किस चीज़ की लेंगे, हम गत्ते की ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे चित्र 16.12a में दिखाया हुआ है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रिज्म की आकृति उसमें जोड़ेंगे और इन्हें गत्ते की मोटी चार्ट पेपर पे लगी बेलनाकार ट्यूब से बनाएंगे। सुनिश्चित करेंगे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियाँ थोड़ी लंबी हो और ट्यूब एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद करेंगे जिसके भीतर का दृश्य देखने के लिए हमें क्या करना पड़े, एक ही समान छिद्र हो जिसके द्वारा हमें देख सकें। अब डिस्क को हम टिकाऊ बनाने के लिए उसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट भी चिपका देंगे, ठीक है। अब ट्यूब के दूसरे सिरे पर हम समतल कांच का एक गोलाकार प्लेट लगाएंगे, ठीक है। दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक टिकाएंगे। इससे क्या होगा, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, हम रंगीन चूड़ियों के टुकड़े भी वहाँ पर रख सकते हैं। फिर ट्यूब में एक सिरे को हम घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देंगे। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए हमें पर्याप्त जगह रहने देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्लाइडोस्कोप का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब चित्र में ये देखिए हमने क्या किया, 3 जो है आयताकार की, हमने 3 आयताकार पट्टियाँ काटी, 1 2 3 इसकी गत्ते की। हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने एक प्रिज्म लगा दिया, ये प्रिज्म है, इनको फिट कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक गोलाकार जो है, बेलनाकार जो है हम देंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे। फिर हमने ऊपर से एक गत्ते का और पीस गोल काटा, इसके अंदर एक छोटा छेद किया। लेकिन छेद से पहले हम जो ये प्रिज्म था उसके अंदर हमने क्या डाले, छोटे छोटे चूड़ियों के कंकर जो टुकड़े डाल दिए, फिर ऊपर से हमको ढक दिया। तो इस प्रकार हमारा एक बहुदर्शी या क्लाइडोस्कोप बन जाता है, ठीक है बच्चे। अब ये क्लाइडोस्कोप जो है बहुत ही रोचक विशेषता रखता है, ठीक है। आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे इसके अंदर। दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार जो है क्लाइडोस्कोप का नए नए पैटर्न की कल्पना करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था क्लाइडोस्कोप का। प्रश्न भी आता है कैसे बना सकते हैं, तो आप आराम से इसको समझें और ध्यान से बनाएं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन, यानी सफ़ेद है या रंगीन। तो आपको पता ये दिखता सफ़ेद है, लेकिन उसके अंदर 7 रंग निहित होते हैं जो आपको प्रिज्म की सहायता से भी दिख सकते हैं, अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। और साथ में आपको जब इंद्रधनुष निकलता है तब भी आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉपिक 16.7 हमारे नेत्रों की संरचना कैसे होती है। तो बच्चों, हम वस्तु को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब किसी वस्तु से टकरा कर कोई प्रकाश हमारे आंखों में जाता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यदि हमारी आंखों में वो प्रकाश नहीं आया तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी आंखें कैमरे की भांति कार्य करती हैं, अपितु कैमरे का निर्माण जो है हमारी आंखों की संरचना के आधार पर ही किया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए हमारी आंख का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे बाहरी परत जो है इसको कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो होती है हमारी, इसको बोला जाता है रेटिना। दूसरी लेयर जो होती है रेटिना होती है। अब इसके अंदर जो हमारा आगे वाले भाग में एक लेंस होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम दृष्टिपटल लेंस। साथ में वो कोशिकाओं से जुड़ा होता है ऐसी झिल्ली की तरह, जिसको बोलते हैं हम परितरिका। वो जोड़ती है हमारी रेटिना से लेंस को। और पक्षमाभ पेशियाँ होती हैं जो इसको, जब हम लाइट गिरती हैं तो ये इसको सिकोड़ती है और फैलाने में सहायता करती हैं, ठीक है। और इसके पीछे एक हमारा यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। साथ में पीछे हमारी तंत्रिका
प्रकाशीय तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो हम आंखों से देखते हैं, जिसकी इमेज हमारे लेंस पे बनती है, उसके सिग्नल जो है ये तंत्रिका हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, हमारे दिमाग तक ले जाती है और हमारे दिमाग को पता चलता है कि हमने कोई चीज़ें देखी। तो ये बच्चों आपकी आँख की संरचना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझें और इसका चित्र भी आता है कि आप बनाने को कि आँख का चित्र बनाएं। देखिए सबसे पहले इसका अग्र भाग होता है, कॉर्निया होता है, इसको स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको चित्र में बता दिया है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशियाँ होती है जिसको हम आइरिस या पारितारिका कहते हैं। आइरिस का एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। अब पुतली के साइज को आइरिस या पारितारिका से नियंत्रित किया जाता है। पारितारिका नेत्र का वह भाग होता है बच्चों जिसके अंदर इसका विशिष्ट रंग प्रदान करने की क्षमता होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के रंग हरे हैं, किसी के नीले हैं, किसी के भूरे हैं, ये सभी क्या होते हैं, पारितारिका होती है हमारी, जो आइरिस होती है उसी के कारण ये होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आँख का स्ट्रक्चर। अब हमारी इमेज कहाँ बनती है आँख में बच्चों, पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र को पर मोटा होता है, ठीक है। अब लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है और इस परत को हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लेंस जो है फोकस करता है रेटिना पे, और यहाँ पे जब फोकस करता है तो हमारी इमेज बनती है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं के बना होता है। ये तंत्रिका कोशिका होती है जो संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई होती हैं यानी सेंसिटिव होती हैं। जब तीव्र प्रकाश होता है तो उनके लिए हमारी शंकुनुमा कोशिकाएं होती है, और दूसरी होती है हमारी शलाकाएं। शलाकाएं क्या होती है, जो मंद प्रकाश में होती है। इसका मतलब ये हुआ जब हम तीव्र प्रकाश में देखते हैं तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, तब हमारी शंकुनुमा जो कोशिकाएं वो कार्य करती हैं, और जब हम मंद प्रकाश में देखते हैं तो हमारी आंखें फैल जाती हैं, तो हमारी शलाकाएं जो होती हैं वो काम करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमारा आंख का स्ट्रक्चर भी पूरा होता है। अब आता है हमारा आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। छोटे सा जल्दी से टॉपिक कवर करते हैं हम। देखिए आंखों की देखभाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपने डॉक्टरों से आंखें चेक रेगुलर करानी चाहिए, पहले बात हमें रेगुलरली नियमित तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिससे हमें आंखों की देखभाल हो सके। वो जो सुझाव दें उनको पालन करना चाहिए। अगर डॉक्टर परामर्श देते हैं तो हमें उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेत्रों के लिए हमें बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, इसलिए हमें ना ज़्यादा प्रकाश में पढ़ना चाहिए ना कम प्रकाश में पढ़ना चाहिए, उचित प्रकाश में ही पढ़ना चाहिए। अधिक प्रकाश से क्या होगा, नेत्रों में खिंचाव आएगा और सिर दर्द हो जाएगा। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप को अत्यधिक देर तक हम देखें तो हमारी आंखों की रेटिना खराब हो सकती है। इसलिए हमें अपनी आंखों से डायरेक्ट सूर्य को कभी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने नेत्रों को हमें कभी रगड़ना नहीं चाहिए। अगर हमें आंखों में कुछ घुस जाए तो मलना नहीं चाहिए, ताकि हमारी आंखों का रेटिना खराब ना हो, लेंस खराब ना हो। उस समय हमें अपनी आंखों को क्या करना चाहिए, स्वच्छ साफ जल से धोना चाहिए, ताकि जो कचरा गया है आंखों में धूलकण गए हैं वो बाहर आ जाए, और उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अपने नेत्रों को बार बार साफ जल से धोना चाहिए, ठीक है। और पठन सामग्री जो हम किताबें पढ़ते हैं वो थोड़ा उचित डिस्टेंस पे रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर दूरी होती है हमारी आंखों की मिनिमम। अगर हमारी कोई आंखों से कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर दूर है तभी उसको देख पाते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक है तो वो धुंधली दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ हमें उचित दूरी यानी 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में ही, उससे अधिक दूरी पे 40 सेंटीमीटर तक ही कोई चीज़ रखनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपनी आंखों की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं बच्चों। अब उसके बाद आता है बैल पद्धति क्या है। तो बैल पद्धति वह पद्धति है जिसके द्वारा जो है अंधे व्यक्ति पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेल, नॉट बैल, ब्रेल पद्धति। इसमें चाक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए यह सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं जिसके द्वारा वो हाथ से टच करके जो है पता लगा सकता है ये कौन से अक्षर हैं, और उनको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके द्वारा वो उनको पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपके पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। अब चलते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। इसमें अभ्यास के प्रश्न कितने दिए हुए देखिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बच्चों इसमें 17 अभ्यास के प्रश्न हैं, जिसमें से हम 5 अभी करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न करके। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे की वस्तु को देख पाएंगे, क्या आप कमरे के बाहर की वस्तु को देख सकते हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए
अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो आप अंधेरे कमरे की जो वस्तुएं हैं उनको तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश चाहिए जो हमारी आंखों में घुसे, जिस वस्तु से टकराएगा उसी वस्तु को हम देख पाएंगे। परंतु हाँ, अगर कमरे की बाहर जो वस्तुएं हैं वहाँ पे प्रकाश है तो उनसे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आ रहा है तो उनको हम आसानी से देख पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। नियमित तथा विशिष्ट परावर्तन में क्या अंतर है? क्या विशिष्ट परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? अब ये हमें बताना है। तो नियमित और विशिष्ट परावर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था। अब नियमित और विशिष्ट परावर्तन बच्चों, जब किसी समतल सतह से दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यानी दर्पण जैसी समतल सतह हो वहाँ से जो परावर्तन होता है प्रकाश का, उसको बोलते हैं हम नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरणें जो जाती हैं, सभी परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, और सभी आपतित किरणें आपस में समांतर होती हैं। दूसरा होता है विशिष्ट परावर्तन। तो विशिष्ट परावर्तन का अर्थ होता है कि परावर्तन जो है क्या होते हैं, वो समतल सतह पे नहीं होता। समतल जी उसकी सतह जो नियमित नहीं होती और इसमें जो भी आपका परावर्तन होता है उसकी परावर्तित किरणें भी समांतर नहीं होती। अब हम इसका उत्तर बोलेंगे नहीं, क्योंकि विशिष्ट परावर्तन का अर्थ ये नहीं है कि परावर्तन के सारे नियम विफल हो गए। परावर्तन के नियम विफल नहीं होते। अगर इसका हम बोलें तो इसका उत्तर नहीं में आएगा। और विशिष्ट परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। विशिष्ट परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है और प्रकाश विसरण गत्ते जैसे विषम पृष्ठों पर अनियमितताओं के कारण ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विशिष्ट परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला है पॉलिश युक्त लकड़ी का मेज। तो पॉलिश युक्त का मतलब हुआ चिकनी सतह है तो इसमें होगा आपका नियमित परावर्तन, क्योंकि हम जानते हैं कोई नियमित सरफेस है तो उसमें से नियमित परावर्तन ही होगा। दूसरा है चौक पाउडर। तो चौक पाउडर से भी हमारा खुरदी सरफेस होती है, उसमें होगा हमारा विशिष्ट परावर्तन। तीसरा है गत्ते का पृष्ठ। तो गत्ते की सरफेस भी खुरदरी होती है तो उससे भी हमारा विस्तृत परावर्तन होगा या अनियमित। उसके बाद है हमारा संगमरमर के फर्श पर फैला जल। तो इसमें क्या होगा, नियमित, क्योंकि संगमरमर की सतह चिकनी होती है तो उसके पानी भी बिल्कुल समतल होगा। उसके बाद है दर्पण। तो दर्पण क्या है, बिल्कुल समतल है तो इससे भी आपका क्या होगा, नियमित विसरण होगा, नियमित परावर्तन होगा। उसके बाद आपका कागज का टुकड़ा। तो कागज का टुकड़ा भी बच्चों थोड़ा सा चिकना होता है, स्मूथ होता है तो उससे भी आपका नियमित परावर्तन होगा। अब है चौथा प्रश्न बच्चों, परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है हमेशा। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब, ये पांचों ही एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो हमने आज लास्ट प्रश्न करना है वो क्या है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, एक क्रियाकलाप कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको एग्जाम में चैप्टर में बताया था। हमें एक कागज की शीट को मेज पर रखेंगे, उसके बीच एक सीधी रेखा पेंसिल और मापने की सहायता से खींचेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस सीधी रेखा पर एक शीशा खड़ा कर देंगे। उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर हम प्रकाश डालेंगे और हम पाएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। तो ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे इसका चित्र दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। आपके हमने चैप्टर 16 जो प्रकाश वाला चैप्टर इसको हमने पूरा पढ़ा है और सारे इसमें हमने हर टॉपिक कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके साथ हमने आज अभ्यास के पहले 5 प्रश्न भी कर लिए हैं, तो जिनको आप अपने गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।